Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, बाल मास्टर दीपक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र दीपक सिंह राजपूत। साथियों, यह भाग 2 है डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जो पेपर है पहला शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का ये पार्ट 2 है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी 50 प्रश्नों की। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें 51 प्रश्न से लेकर 100 प्रश्न तक। साथियों, यह वीडियो सुपर टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट, जहाँ भी मापन और मूल्यांकन टॉपिक है वहाँ पर आता है, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, आज का पहला प्रश्न है यानी 51वां कि मूल्यांकन का क्या अर्थ है। तो मूल्यांकन का अर्थ है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। साथियों, आपको अच्छे से पता है कि हर क्लास के हर टॉपिक के क्या होते लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं। जैसे कक्षा 1 की बात की जाए तो कक्षा 1 की क्लास की क्या उद्देश्य है कि बच्चों को क्या आना चाहिए, सरल सरल भाग आना चाहिए, है ना, जोड़ आना चाहिए, 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है ना, 10 तक गिनती गिन लेता हो। ये क्या है, उद्देश्य है ना, कि बालक को इतना आ जाना चाहिए। तो इन सबको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, पेपर लेते हैं, है ना, पूछते हैं। मूल्यांकन लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। तो यही क्या है कि छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच, यानी जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे इस पाठ के ये लक्ष्य हैं, इस टॉपिक के लक्ष्य हैं, तो वो प्राप्त हुए हैं कि नहीं, तो उसके लिए क्या किया जाता है जांच के लिए, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का अर्थ है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। सेकंड क्वेश्चन है कि बोध की आधार होता है, बोध का आधार होता है, बोध मतलब समझ का आधार होता है अत्यंत सूक्ष्म, गहरा और अलौकिक। नेक्स्ट है ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभाजित किया है। साथियों, एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है किसका, ब्लूम का, जिनका नाम था पूरा नाम बेंजामिन B.M. ब्लूम। साथियों, इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर इन्होंने 3 भागों में बांटा है। शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा है। पहला है ज्ञानात्मक, क्या है, ज्ञानात्मक, जिसको हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक भी कहते हैं। दूसरा क्षेत्र बताया इन्होंने क्या, भावात्मक, क्या बताया है, भावात्मक। तीसरा बताते हैं एक क्या, क्रियात्मक, कौन सा, क्रियात्मक, जिसको हम कहते हैं क्या, मनोगत्यात्मक। ठीक है। तो इन्होंने बेंजामिन ए ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में इन्होंने शिक्षण को 3 भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक को हम मनोगत्यात्मक पक्ष भी कहते हैं। इन्होंने फिर ज्ञानात्मक को साथियों 6 भागों में बांटा है, और भावात्मक को इन्होंने 5 भागों में बांटा है, और क्रियात्मक को इन्होंने 6 भागों में बांटा है। ज्ञानात्मक में साथियों इन्होंने 2 स्तर बताए हैं, एक तो बताया क्या, निम्न स्तर, और दूसरा बताया इन्होंने मध्यम स्तर। निम्न स्तर में बताते हैं कि ज्ञान, बोध और प्रयोग निम्न स्तर में, और मध्यम स्तर में आएंगे विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इनकी हम विस्तृत बात आगे करेंगे, बस आप अभी इतना जान लीजिए कि बेंजामिन ए ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में शिक्षण को 3 भागों में बांटा है। पहला ज्ञानात्मक, जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक भी कहते हैं, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। ज्ञानात्मक को इन्होंने 6 भागों में बांटा है, भावात्मक को 5 भागों में, और क्रियात्मक को 6 भागों में बांटा है। साथ ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे यूपी टेट जून में आया था, 2019 में क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन इस प्रकार था कि शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर ब्लूम ने अपने वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में कौन सा स्तर संबंधित नहीं किया है, या सम्मिलित नहीं किया है। तो जो ज्ञान था साथियों विकल्प में, क्या ज्ञान, वो सम्मिलित नहीं था किसमें, भावात्मक में, क्योंकि ज्ञान किसका है, संज्ञानात्मक का है। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2018 के प्राथमिक स्तर में आ गया था कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। तो उसका जो सही क्रम होता है साथियों वो क्या होता है, ज्ञान, बोध, जिसको हम क्या कहते हैं, समझ भी कहते हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या प्रयोग, फिर आएगा विश्लेषण, फिर आएगा इसके बाद संश्लेषण, फिर आएगा मूल्यांकन। तो ये सही क्रम है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़िए। तो आपने क्या जाना कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा है। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक। ज्ञानात्मक के इन्होंने 6 भाग बताए हैं, वहीं भावात्मक के 5 और मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक के 6 भाग बताए। इनकी हम बात करेंगे विस्तृत, अभी आप इतना ही जान लीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है किसका? निरीक्षण का। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नावली सूची संबंधित है, तो वो किससे? परिप्रेक्षा आकार से। नेक्स्ट है साक्षात्कार संबंधित है, तो वो है किससे साथियों? अनुसूची से। साक्षात्कार में क्या होता है कि आमने सामने बैठकर हम पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अशाब्दिक निर्धारण मापनी है, तो वो है आत्मनिर्धारण विधि। साथियों आत्मनिर्धारण विधि की बात करें हम, तो इसका निर्माण किलपैट्रिक ने सन 1960 में किया। कब किया? 1960 में। किसने किया? किलपैट्रिक ने। और इसमें क्या होता है कि बीसीए से एक प्रश्न किया जाता है ना, कि उसके लिए कौन सी जीवन शैली सर्वोत्तम होगी और कौन सी सर्वोत्तम नहीं होगी, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं किसमें? आत्मनिर्धारण विधि में। तो आपने क्या जाना कि आत्मनिर्धारण विधि का निर्माण सन 1960 में किलपैट्रिक ने किया। किसने किया? किलपैट्रिक ने किया। ठीक है। वही किस प्रकार की विधि है? अशाब्दिक निर्धारण मापनी। ठीक है। किलपैट्रिक ने इसका निर्माण 1960 में किया। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है, किस रूप में? तो वो घनिष्ठ रूप से संबंधित है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है या जाता है, तो वो है छात्र के अधिगम स्तर को, कि छात्र ने कितना सीखा, है ना। तो मूल्यांकन के द्वारा हम यह ज्ञान कर सकते हैं कि छात्र ने कितना जाना या कितना सीखा या कितना आता है उसको। नेक्स्ट है मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है, तो वो कैसे कहा जाता है कि मूल्यांकन उपकरण कैसा होता है? वैध होता है। और वैध की बात की जाए तो क्या होता है? जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है, तो वह परीक्षण वैध कहा जाता है। यानी साथ ही कोई परीक्षण जिस उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, यदि वो उस उद्देश्य को पूरा करता है तो वो कैसा हो जाएगा? वैध हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि है, तो पहली है परीक्षण पुनः निरीक्षण, दूसरी है अर्ध विच्छेदन, तीसरी है समानांतर प्रारूप विधि। तो परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की निम्न विधि है परीक्षण पुनः परीक्षण, दूसरा है अर्ध विच्छेदन, तीसरा है समानांतर प्रारूप विधि। नेक्स्ट पुनर्वलन की विधियां हैं, तो वो हैं सतत मूल्यांकन में पुनर्वलन और मासिक मूल्यांकन में पुनर्वलन। नेक्स्ट है साथियों परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है, तो वो कैसा? शाश्वत। शाश्वत यानी हमेशा। नेक्स्ट है नवाचार का निर्माण किया जाता है, तो किस आधार पर? मनोवैज्ञानिक आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट है प्रार्थना स्थल की गतिविधियां हैं, तो कौन है? स्वच्छता, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्र सद्विचार। ठीक है। आप यहाँ पे राष्ट्रगान भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो वो बांटा जा सकता है कितने? 2 भागों में। नेक्स्ट है शिक्षण से क्या तात्पर्य है, तो साथियों सिखाना, पढ़ना और शिक्षा देने से है। शिक्षण से तात्पर्य किससे है? सिखाने से, पढ़ने से और शिक्षा देने से। शिक्षण एक क्या है साथियों? संबंध है। और पूछा जाए तो क्या शिक्षण एक क्या है? प्रक्रिया है। आपको ये बातें याद रखनी है। तो में संबंध नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है शिक्षण सीखने के लिए है क्या? प्रेरणा पथ प्रदर्शन। क्या है? प्रेरणा पथ प्रदर्शन। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि जॉन डूवी के अनुसार शिक्षण के कितने पक्ष हैं, तो वो है 3 पक्ष। जो 3 पक्ष इन्होंने बताए हैं वो कौन कौन से बताए हैं? पहला तो बताया इन्होंने क्या? शिक्षक, अगर बांटा जाए तो पहला तो बताया इन्होंने क्या? शिक्षक। दूसरा बताया इन्होंने क्या? शिक्षार्थी यानी ज्ञान लेने वाला, सीखने वाला विद्यार्थी। तीसरा बताया क्या इन्होंने? पाठ्यक्रम। तो जॉन डूवी ने शिक्षण के 3 पक्ष बताए हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक की बात करें साथियों तो कैसा होता है? ये स्वतंत्र चर होता है साथियों। शिक्षक कैसा होता है? स्वतंत्र चर होता है। पूछा जाए कि शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन होता है, तो शिक्षक होता है। और जो विद्यार्थी होता है साथियों ये कैसा होता है? शिक्षार्थी या विद्यार्थी ये होता है कैसा? आश्रित चर। कैसा होता है? आश्रित चर। तो पूछा जाए कि शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर कौन सा है, तो वो है शिक्षार्थी। यदि हम पाठ्यक्रम की बात करें तो ये कैसा होता है साथियों? मध्यस्थ चर। कैसा होता है? मध्यस्थ चर। क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षण प्रक्रिया में मध्यस्थ चर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं हम किसको? पाठ्यक्रम को या शिक्षण विधि को। तो पाठ्यक्रम लिखा हो या शिक्षण विधि लिखा हो, तो शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम कैसे हैं? मध्यस्थ चर। शिक्षक है स्वतंत्र चर और शिक्षार्थी है आश्रित चर।
साथियों इसके साथ आपको यह भी जानना है कि एक नाम आता है किसका, रायबन का। ये नाम आता है किसका, रायबन महोदय का। साथियों रायबन भी कहते हैं कि शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है ना। तो जॉन डुवी के साथ साथ रायबन भी कहते हैं कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। लेकिन एक और एक और कथन आता है किसका, जॉन एडम्स का। किसका आता है, जॉन एडम्स का। यह कहते हैं कि शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया, क्या कहते हैं, शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। और जो इन्होंने दो ध्रुव बताए हैं वो बताए किसको, शिक्षक और शिक्षार्थी को। जहाँ जॉन डुवी ने 3 ध्रुव बताए हैं, कौन कौन, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, वहीं जॉन एडम्स बताते हैं कि शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें 2 चर होती हैं, कौन कौन, शिक्षक और शिक्षार्थी। एडम्स के साथ साथ एक और नाम आता है जो कहते हैं कि शिक्षण के 2 ध्रुव होते हैं, रॉस का। रॉस भी क्या कहते हैं, शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, कौन, जिसमें 2 चर होते हैं, कौन कौन, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो रायबन और जॉन ड्यूवी कहते हैं कि शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, और एडम्स और रॉस कहते हैं कि शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम कि शिक्षण अधिगम व मूल्यांकन में आपस में स्थापित करते हैं, तो क्या करते हैं, संबंध करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है। तो साथियों शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी हमारे पढ़ने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया है, शिक्षण का मापन किया जाता है। क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। नेक्स्ट है किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर, प्रयोजन मतलब उद्देश्य, उद्देश्य को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, का निर्णय क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्या, मूल्यांकन। नेक्स्ट है व्यापक मूल्यांकन का आशय क्या होता है। तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का जो हम मूल्यांकन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यापक मूल्यांकन। एक होता है सतत मूल्यांकन, जिसमें हम क्या करते हैं, लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं ना, सत्र के बीच में, अंत में, पाठ के पढ़ने के दौरान। ठीक है, तो एक होता है सतत मूल्यांकन, एक व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। साथियों यहाँ पे आपको याद रखना है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया। कितने, 2 भागों में। यदि इसकी बात की जाए तो साथियों छात्र मूल्यांकन हेतु परीक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला परिमाणात्मक मूल्यांकन और दूसरा गुणात्मक मूल्यांकन। इसकी हम बात विस्तृत रूप से कर लेते हैं। पहला क्या, परिमाण, एक सेकंड, पहला साथियों क्या, परिमाणात्मक मूल्यांकन, परिमाणात्मक मूल्यांकन, और दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन। क्या है, दूसरा है साथियों गुणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, परिमाणात्मक साथियों 3 भागों में बांटा गया पुनः। पहला किसमें, मौखिक परीक्षा, किसमें, मौखिक परीक्षा, और दूसरा है लिखित परीक्षा। क्या है, दूसरा है लिखित परीक्षा, और तीसरा है साथियों क्या, प्रायोगिक परीक्षा। क्या है, प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है, वहीं हम गुणात्मक की बात करें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। किसमें, पहला साथियों जांच की सूची। क्या है, जांच की सूची और स्तर माप। क्या है, जांच की सूची और स्तर माप। दूसरा है साथियों अवलोकन, अवलोकन या निरीक्षण। दूसरा क्या है, अवलोकन या निरीक्षण। तीसरा है साथियों घटना वृत्त। क्या है, तीसरा घटना वृत्त। और चौथा है क्या, साक्षात्कार। ठीक है, तो चौथा आप लिख लेना यहीं पे। चौथा क्या है साथियों, साक्षात्कार। ठीक है, तो क्या जाना आपने कि मूल्यांकन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। परिमाणात्मक मूल्यांकन को हम पुनः 3 भागों में बांटते हैं, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक परीक्षा। और गुणात्मक मूल्यांकन को हम 4 भागों में बांटते हैं, जांच की सूची और स्तर माप। दूसरा अवलोकन, जिसको हम निरीक्षण भी कहते हैं। तीसरा है घटना वृत्त, और चौथा है साक्षात्कार। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है साथियों, एक नाम आता है, एक विद्वान है मिचेल स्क्रीवेन। क्या नाम है, मिचेल
स्क्रीवेन। इन्होंने साथियों सन 1967 में मूल्यांकन की भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे दो भागों में बांटा है। मूल्यांकन को दो भागों में बांटा है। पहला बताया है इन्होंने क्या, रचनात्मक मूल्यांकन, क्या रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा उन्होंने बताया है क्या, योगात्मक मूल्यांकन, क्या योगात्मक मूल्यांकन, जिसको हम क्या कहते हैं, आकलित, है ना, आकलित मूल्यांकन भी कहते हैं। ठीक है, तो मिचेल स्क्रीवेन ने मूल्यांकन की चर्चा करते हुए 1967 में इसको दो भागों में बांटा। पहला रचनात्मक, जिसको हम संरचनात्मक भी कहते हैं। दूसरा योगात्मक, जिसको हम आकलित मूल्यांकन भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 की जगह आपको 2 लिखना है। ठीक है, 2। किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है, तो वो होता है समझ का। और समझ को हम क्या कहते हैं साथियों, बोध। क्या कहते हैं, समझ को हम क्या कहते हैं, बोध। तो समझ यानी बोध। पढ़ा था ना हमने कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को शिक्षण के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक। और ज्ञानात्मक को जो उन्होंने बताया था, क्या बताया था, पहला ज्ञान, फिर बोध या समझ, तीसरा प्रयोग, है ना, और चौथा बताया था इन्होंने क्या, विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठवां मूल्यांकन। तो जो बोध है या समझ है, किससे है, संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित। ठीक है, तो याद रखना, समझ मतलब बोध। नेक्स्ट है, किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है, तो वो होता है किसका, रुचियों का। किसका होता है साथियों, रुचियों का। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं, तो वो होती हैं 5 क्रियाएं। नेक्स्ट है, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। तो किया जाता है किसमें, छात्र प्रोफाइल में हम बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखते हैं, किसमें, छात्र प्रोफाइल में। नेक्स्ट है, मापक के द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। ठीक है, तो ये बिंदु है सीधा कि मापक के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल सीखा है या अर्जित किया है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। इसका मूल आधार क्या है, समस्या हमारी और हल भी हमारा, है ना। क्रियात्मक शोध में क्या होता है, समस्या हमारी और हल भी हमारा। नेक्स्ट है, क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है, तो वो है क्या, कि समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। कैसी होती हैं, समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। नेक्स्ट है, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है, तो वो होता है साथियों 7 चरणों में। कितने चरणों में, 7। आपको 6 काट के क्या लिखना है यहाँ पे, 7 चरणों में होता है। बताया थी ना हमने पिछली वीडियो में कि एंडरसन ने इसके 7 चरण या 7 सोपान बताए हैं। पहला बताया है क्या इन्होंने, समस्या का चयन, क्या बताया है, समस्या का चयन। दूसरा बताया है कार्य की प्रति प्रस्तावों पर विचार विमर्श। तीसरा, योजना का चयन व उपकल्पना का निर्माण। चौथा, तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण। पाँचवां, योजना का कार्यान्वयन व प्रमाणों का संकलन। छठवां, तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष। और सातवां और अंतिम बताया इन्होंने क्या, दूसरों को परिणामों की सूचना। ठीक है, तो ये क्या है, 7 चरण है या 7 सोपान है किसके, क्रियात्मक शोध के। और क्रियात्मक शोध का अन्य नाम क्या है साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत आते हैं क्या, गुणवत्ता, समय और मूल्यांकन। नेक्स्ट है, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्या, परिकल्पना। क्या कहलाता है, परिकल्पना। नेक्स्ट है, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं क्या, समष्टि। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या, मैक्रो, MACRO, मैक्रो। नेक्स्ट है, क्रियात्मक शोध के उपकरण हैं, तो वो है क्या, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, प्रश्नावली और अवलोकन। अवलोकन को हम निरीक्षण भी कहते हैं। नेक्स्ट है, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है किसका, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो किससे है, ज्ञान से, बोध से यानी समझ से, अनुप्रयोग से, और साथ ही साथ क्या आ जाएंगे आपके विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। जहाँ ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग ये क्या है, निम्न स्तर हैं, संज्ञानात्मक पक्ष के निम्न स्तर हैं, वहीं पर
विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। विश्लेषण और संश्लेषण क्या है? मध्यम स्तर, और वहीं पर जो मूल्यांकन है वो कैसा है? उच्च स्तर। ठीक है, इसको आप समझ लो थोड़ा सा कि ब्लूम ने जो 3 उद्देश्य बताए हैं शिक्षण के, पहला बताया है ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक इन्होंने ज्ञानात्मक को 6 भागों में बांटा है और बताते हैं कि इसके 3 स्तर हैं। पहला है क्या? निम्न स्तर, दूसरा है मध्यम स्तर, और तीसरा है साथियों उच्च स्तर। ठीक है, निम्न में जो बात करते हैं, निम्न में आता है क्या? ज्ञान, बोध, जिसको हम समझ भी कहते हैं, बोध, और तीसरा आएगा साथियों प्रयोग, कहीं कहीं लिखा रहेगा क्या? अनुप्रयोग। वहीं मध्यम की बात की जाए, मध्यम स्तर की, तो इसमें आएगा क्या? विश्लेषण, एनालिसिस, विश्लेषण और संश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण और संश्लेषण। और उच्च की बात की जाए तो क्या आ जाएगा? एबुलेशन, मूल्यांकन, है ना, मूल्यांकन। तो ज्ञानात्मक को इन्होंने 6 भागों में बांटा है, जिसमें हम बताते हैं कि इसमें 3 स्तर होते हैं। निम्न स्तर में ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, मध्यम स्तर में विश्लेषण और संश्लेषण, और उच्च स्तर में सिर्फ मूल्यांकन आता है। ठीक है, भावात्मक पक्ष की हम बाद में बात करेंगे और क्रियात्मक पक्ष की। ठीक है, तो आपको यह जानना है। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन कहलाता है जो सत्र के अंत में किया जाता हो, सत्र के मध्य में किया जाता हो, और नित्य प्रतिदिन हर दिन किए जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय कैसे होते हैं? तो वो होते हैं सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले, जिसमें क्या होते हैं? प्रैक्टिकल होते हैं, है ना। नेक्स्ट है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या है? तो वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। क्या है? वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। पिछले भाग में हमने बताया था कि उत्तम परीक्षण की विशेषताओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो व्यवहारिक विशेषताएं, दूसरा तकनीकी विशेषताएं, है ना। व्यवहारिक की बात की जाए तो इसमें जो विशेषताएं आएंगी, उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता और मितव्यता यानी कम खर्चीला, और चौथा आ जाएगा क्या? सुगमता। ठीक है, वही तकनीकी की बात करें तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकता, क्या? विभेदकता, और 5वां आ जाएगा मानक या प्रमापीकरण, है ना। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं। तो आपने क्या जाना है यहाँ पे कि उत्तम परीक्षण की विशेषताओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, व्यवहारिक विशेषताएं और तकनीकी विशेषताएं। व्यवहारिक में आ जाएगा आपका उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, मितव्यता, सुगमता। तकनीकी में आ जाएगा आपका वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, विभेदकता और मानक या प्रमापीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है तो बच्चों की समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। रचनात्मक को हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक भी कहते हैं। रचनात्मक को हम संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की रुचियों से संबंधित भावात्मक पक्ष क्या कहलाता है? जो बच्चों की रुचियों से संबंधित हो, यानी भाव में क्या होता है? रुचि तो होती ना। और बच्चों की संवेगों से संबंधित, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष क्या कहलाते हैं? वो कहलाते भावात्मक पक्ष कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो वो है प्रश्न पत्र निर्माण से। ब्लूप्रिंट लिखा मिल जाए आपको या नील मुद्रण, क्या? ब्लूप्रिंट या नील मुद्रण, तो इसका संबंध किससे है? प्रश्न पत्र निर्माण से। ठीक है, नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है तो वो है बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, है ना। आपको बताया था कि उपचारात्मक शिक्षण के पहले एक परीक्षण होता है जिसका नाम है क्या? निदानात्मक परीक्षण। क्या नाम है? निदानात्मक परीक्षण। और साथ ही निदानात्मक परीक्षण को हम विश्लेषणात्मक परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्लेषणात्मक परीक्षण भी कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही कम लोग बताएंगे कि निदानात्मक परीक्षण को हम विश्लेषणात्मक परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, तो साथियों उपचारात्मक शिक्षण के पहले हम जो परीक्षण करते हैं उसका नाम है निदानात्मक परीक्षण। इसके माध्यम से हम किसी भी छात्र की गलतियों का पता लगाते हैं कि वह त्रुटि कहाँ कर रहा है, उसकी गलती कहाँ है, उसको कमजोरी कहाँ पर है। और जो जब इसकी गलतियों का, त्रुटियों का पता चल जाएगा तो उसको दूर करने के लिए हम फिर जो शिक्षण करते हैं उसका नाम क्या है? उपचारात्मक शिक्षण, है ना, यानी उपचार करते हैं। और जो पता लगाते हैं वो है निदानात्मक। ठीक है, तो निदानात्मक में हम ज्ञान करते हैं उसकी कमजोरी का, और उपचारात्मक में हम उसको दूर करते हैं। नेक्स्ट है रॉस का कथन क्या है? कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। क्या कहते हैं? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। निदान मतलब
किसी को हल करना, है ना, यानी निदान कर दो इसका, यानी उपचार, उपाय। नेक्स्ट है स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया? तो वो किया किसका? क्रियात्मक शोध का। किसका किया? क्रियात्मक शोध का। वो आपको बताया था कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो शिक्षा के क्षेत्र में जो लाए उसको कौन लाए? स्टीफन एम कोरे। और इन्होंने 1953 में क्या इसको प्रतिपादन किया? किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में। वह कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। कौन? स्टीफन एम कोरे। और प्रश्न ये भी आ जाता है कि क्रियात्मक अनुसंधान के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है एस एम कोरे यानी स्टीफन एम कोरे को। ठीक है। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध करने का अधिकार किसको है? तो वो है शिक्षकों को, प्रिंसिपलों को, प्रधानाध्यापक, छात्रों को और बीएसए को भी, है ना। तो आज हम साथियों यहीं तक बात करेंगे 100 प्रश्नों तक। अगली वीडियो में हम इसकी बात करेंगे आगे के प्रश्नों की। तो साथियों हमने आज बात की किसकी? 51 से लेकर 100 प्रश्नों तक की। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों ये नोट्स की पीडीएफ हम आपको लिंक में दे देंगे, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उनको आप प्रिंट निकलवा के इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.